चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं मतलब परमेय और अपरमेय, इन दोनों के संग्रह को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को समुच्चय को एक साथ करने को बोलते हैं अपरमेय वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? या तो वो अंडर रूट वाली होती हैं या फिर वो इस रूप में आती है, फिर 2 बार फिर 3 बार। यहाँ पर भी एक क्रम तो होता है, क्रम एक क्रम कभी खत्म होता है क्या? नहीं। इसे हम बोलते हैं अपरमेय संख्या। परमेय संख्याओं की परिभाषा की बात करें, जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। अपरमेय की परिभाषा, जिन्हें हम p/q रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न बनता है इस पाठ का, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। अंकगणित के आधारभूत परिमेय क्या है? एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह आने वाले क्रम के अद्वितीय 6 है, 6 को 2 3 के रूप में व्यक्त किया। इसके अलावा और कोई इसका हो सकता है क्या? नहीं। हम इसलिए से बोलते हैं अद्वितीय। अब आती है हमारी भाज्य और अभाज्य की स्थिति। कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाज्य कौन सी है? जिस संख्या में स्वयं का और 1 का भाग जाता है उसे कहते हैं अभाज्य। जैसे 2 में काय का जाएगा? 2 का या 1 का। 3 में काय जाएगा? 3 का और 1 का। पर 6 में किसका भाग लगता है? 6 का 1 का तो जा रहा है, 2 और 3 का भी जा रहा है। तो ये क्या होगी? हमारी भाज्य। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे बनता है वस्तुनिष्ठ भी और 2 नंबर में 4 की घात n 6 की घात n शून्य पर समाप्त होती है क्या? नहीं। यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 4 यदि संख्या आपकी परीक्षा में तो लिखा 4 को गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणे 2। तो 4 की घात n के गुणनखंड 2 की घात n गुणित 5 की घात n के रूप में नहीं है। अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं है। अब यदि हमारी स्थिति पेपर में आ गया 6 की घात n, तो सिर्फ बाकी की सब चीजें वही रहेंगी। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 और 3। तो 6 की घात n के गुणनखंड इस रूप में है क्या? नहीं। तो अतः ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये वस्तुनिष्ठ हमारा 1 नंबर में ही बनेगा और 2 नंबर का एक प्रश्न है। या तो ये पूछा जाएगा शून्य पर समाप्त होती है क्या, या फिर बोला जाएगा क्या ये शून्य पर समाप्त होती है या नहीं? बताइए लिखा आ गया, दर्शाइए आ गया, तो हमें पूरा सवाल होता है। और यदि वन लाइनर में आएगा तो पूछेंगे क्या ये शून्य पर समाप्त होती है, हम लिख देंगे नहीं। 2 नंबर में आ गया तो ये सोल्व भी कर दिया। अगला यहां पर हमारा प्रश्न आता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि यह एक भाज्य संख्या है, या बताइए यह एक भाज्य है या अभाज्य। हमें सिर्फ इस सवाल में जो कॉमन जो प्लस का चिन्ह है कई बार दिखता नहीं है, अच्छे से देख लेना। गुणा के चिन्ह तो स्पष्ट दिखते हैं, ये जो प्लस का चिन्ह है इसके बाद कितना लिखा है? 5। यहाँ पे भी 5 है, हमने 5 कॉमन ले लिया। बची हुई संख्या 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1। अब क्या लिखेंगे हम? अंकगणित की आधारभूत परिमेय से यह एक भाज्य संख्या। कैसी बन गई? भाज्य संख्या। भाज्य का कारण क्या हो गया हमारा? क्योंकि यहाँ पे 5 हमने कॉमन ले लिए। अंकगणित के आधारभूत परिमेय क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 5 कॉमन ले लिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे? यह एक भाज्य संख्या है।
क्यों भाज्य है? अंकगणित की आधारभूत परिमेय से यह एक भाज्य है। अगला आता है हमारा प्रश्न यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम। ये हमारा वस्तुनिष्ठ सूत्र में भी आएगा और प्रश्न में भी आ सकता है। एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर ए गुणित बी, या अपन देसी बात करें तो एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। यदि आप ऐसा भी लिख के आओगे तो भी हमारे से क्या पहली संख्या नंबर से एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब ये हमारा वस्तुनिष्ठ आता है रिक्त स्थान में, सत्य सत्य में आता है, या फिर हमारी स्थिति क्या बनेगी इस सवाल की? हमें 2 नंबर का प्रश्न मिलता है जो हमारी किताब में दिया गया है, उसमें एचसीएफ का मान 2 है, पहली संख्या का मान हमें दिया गया है 306, दूसरी संख्या 657 और हमसे बोला गया है एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सवाल यहाँ पे हमारी किताब में 2 है। एक सवाल तो ये है जो महत्वपूर्ण है, दूसरे सवाल में हमें 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और एलसीएम का मान दिया गया है, एचसीएफ ज्ञात करना। इन 4 में से कोई एक मान विरुद्ध होता है जो हमें ज्ञात करना है। ये मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जो हमारे पास सूत्र हो, अन्यथा की स्थिति में पहली और दूसरी संख्या का हम एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे जो कि एक लंबी प्रोसेस होगी। ये शॉर्टकट प्रोसेस होगी हमारी। मान रखा है यहाँ पर हमने तो 9 गुणित एलसीएम बराबर 306 गुणित 657। एलसीएम बराबर 306 गुणित 657 बटे उत्तर क्या आ गया भाई? 22। ये इसका आंसर होगा। ये हमारा अगला प्रश्न बना। इसके बाद हमारा एक और प्रश्न कौन सा बच रहा है इस पाठ का, या सूत्र या नियम? एक परिमेय संख्या और एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इन्हें जोड़े या घटाएं, गुणा करें या भाग दें, क्या प्राप्त होगा? एक अपरिमेय संख्या। ये शब्द ध्यान रखना है, इसमें कई बार गुणों और भाग के लिए शब्द उपयोग किया जाता है। एक अपरिमेय संख्या और एक शून्योत्तर परिमेय संख्या। शून्योत्तर मतलब शून्य को छोड़कर, तो हम शून्य को छोड़कर की बात मत करें, हम सीधा ये करें परिमेय और अपरिमेय, जोड़े घटाएं गुणा करें या भाग दें, क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। 10th क्लास में हमने ये लाइन पढ़ी, 9th क्लास में इसको याद किया था उस पाठ में वास्तविक संख्याओं में। यहाँ पे से सिद्ध करते तो हमारी स्थिति आती है कि यदि हमारे पास इनका योग दे दिया जाए, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो हमने लिखा सिद्ध कीजिए यह एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो हमने लिखा माना 3 बटे p बटे q एक परिमेय संख्या। हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। हम उल्टा चले, ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब यदि एक परिमेय संख्या है 3 √2 बराबर p बटे q, यदि आप इस क्वेश्चन में इतना लिख के भी आते हो तो चेक करने वाला कम से कम यदि हम 24 नंबर पर पहुंचना है तो वो 1 नंबर स्नाइन के भी हमें दे सकता है। पर यदि पूरा सवाल उतर के आते हैं तो हमारी स्थिति ज्यादा अच्छी होगी। क्या किया है? पक्षांतर किया, p बटे q ऋण, ये स्थिति आ गई। ये कैसी संख्या कहलाई हमारी? अपरिमेय। हमने शुरू में पढ़ा था √2 √3 √5 ओवर दशमलव वाले कैसे होते हैं? अपरिमेय। ये मान कैसा कहलाया? परिमेय। वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय। घट भी क्या रही है? परिमेय। तो ये हो गई अपरिमेय और ये हो गई परिमेय, जो कि ये विरोधाभास। और यदि ये विरोधाभास है तो हमारा जो नियम था वो उल्टा गलत हो गया। हमने क्या माना था इसको? परिमेय। अब क्या मानेंगे? अपरिमेय। तो क्या हो गई? अतः यह अपरिमेय।
अब कुछ के मन में सर जहां तो धन का चिन्ह था, यदि यहाँ पर हमारा ऋण का चिन्ह हो जाता तो तब स्थिति क्या होती? हमारा जो मान है, हमें ये जो परिमेय संख्या थी, अपरिमेय वाली संख्या थी, ये अकेली चाहिए सबसे पहली स्थिति। तो p/q को इस तरफ लेके आए तो हो गए ऋण के √2 को दूसरी तरफ लेके गए, ऋण की जगह काय हो गए, तो ये अपरिमेय हो गई और ये क्या हो गई, परिमेय, जो कि एक विरोधाभास। यदि तीसरी स्थिति यहाँ पर हमारे साथ बन जाती कि वो हमें ये ना देकर 3√2, तो मानती है क्या एक परिमेय संख्या। √2 यहाँ पर है, रूट वाली संख्या को क्या करते हैं, तो √2 बराबर p/3, ये भी कैसे हो गया, विरोधाभास। यदि इस स्थिति के अलावा अगली स्थिति हम देखें तो एक स्थिति और बनेगी हमारी 3/√2, p/, क्या किया, √2 का त्रिक गुणा कर दिया और p/q का, तो q का आ गया ऊपर और p आ गया नीचे, और √2 यहाँ पर अकेला हो गया त्रिक गुणा करने के बाद, जो कि एक विरोधाभास। तो हमारी कोई सी भी स्थिति हो उसमें हमें अंडर वाली संख्या को अलग लेकर जाओ, गुणा करें, त्रिक गुणा करें, हम पक्षांतर करें, ये कैसा चाहिए, हमें धन का चाहिए, तभी हम ये चीज सिद्ध कर पाएंगे। यदि हमें इतना आता है, हम इतना भी करके आ गए तो हमें एक नंबर मिलेगा। अब इस पार्ट की इस स्थिति के बाद हम यदि अपने नंबरों की बात करें तो पहले पार्ट के प्रश्न, पहला प्रश्न अंकगणित के आधार सूत्र में घटे भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा, 4 की घात n 6 की घात n शून्य समाप्त होगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि n 2 की घात n 5 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते। तीसरा प्रश्न, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5, 5 को कॉमन लिया हमने, क्या बचा हमारे पास, जो भी बच्चा हमने लिख दिया अंकगणित के आधार सूत्र में से, यह एक कोई संख्या है भाज्य। अगला प्रश्न हमारा कौन सा बनता है, इसमें एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें, क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। एक यहाँ पर वस्तुनिष्ठ से पूछ लिया जाता है, बताएं 8, 9, 25, इसका एचसीएफ ज्ञात करना। क्या याद करना है, एचसीएफ। यदि एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटी संख्या के बराबर या इससे छोटा होता है। अब इसके बराबर मान लिया 8 है, 8 का भाग 9 में तो जा रहा है क्या, नहीं। अब जब 8 से छोटी संख्या होना चाहिए, ये विकल्प है हमारे पास, 1, 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हमें मान लीजिए विकल्प। अब 8 का भाग 9 में जा रहा है क्या, 8 से छोटी संख्या 7, 7 का भाग 8 में जाता है क्या, तो ये भी होगा क्या, 7 से छोटा 6, 6 का भाग देके देखा जा रहा है क्या, 6 के बाद 5, 5 का भाग 8 में जा रहा है क्या, 4, 4 का भाग 8 में जा रहा है और 9 में जा रहा है क्या, तो होगी क्या, फिर आए 3, 3 का भाग 8 में, 2, 2 का भाग 8 में जा रहा है और 9 में जा रहा है क्या, अब उससे जोड़ी क्या बची, 1, 1 का भाग 8 में जा रहा है, 9 में, 25 में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1। कर सकते हैं हम, तो ये हमारी स्थिति है, ये हमारा पहला पार्ट इतना सही है यदि हम इसकी तैयारी कर लें।